Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 11th biology, that is breathing and exchange of gases. आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने जो पिछली क्लास करी थी उसमें मैंने आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन समझाया था और आज की क्लास में आपको मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आइए चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। आपको याद होगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ था। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे का चीज याद दिलाती हूँ एंड देन फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने मीडियम चूज किया था ब्लड। हमने मतलब ऑक्सीजन ने मीडियम चूज किया था ब्लड। ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता था। अब ब्लड के दो पार्ट थे, एक था सॉलिड पार्ट और एक था लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसको आप प्लाज्मा भी कहते हैं, उसके थ्रू 3% ऑक्सीजन था, वो आपको ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। जबकि जो आपका सॉलिड पार्ट है, जिसको आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कह लेते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन तरह के मैंने आपको बताए थे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो कि एक तरह से ब्लड सेल्स होती हैं, ये आपको जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं या सॉलिड पार्ट होते हैं ब्लड का। लेकिन इनमें से सिर्फ आरबीसी ही यूज आता है ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे। तो आरबीसी का यूज करके हम लोग क्या करते थे, ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया करते थे। ब्लड को मतलब ऑक्सीजन को, ब्लड को नहीं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया करते थे। और 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के बाद और आरबीसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाया करता था। सही है। तो ये हमने दो चीजें वहां पे क्लियर कर ली थी। साथ में एक आधा बातें और मैंने बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसके भीतर 4 Fe+2 आपके सेंटर होते हैं और उन चारों से 4 ग्लोबिन चेन लगा हुआ होता है। वो 4 जो Fe+2 सेंटर हैं उनके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होता है, हेम ग्रुप कहते हैं, और उस हेम ग्रुप के साथ 4 ऑक्सीजन आपके जो है जुड़ते हैं, तब जाकर के एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका डिलीवर होता है। 1 हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिलीवर किया जाता है। समझे ये बात को? ये सारा बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आज मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के बारे में बात करना है एंड देन फिर कुछ छोटी मोटी बातें जो रह जाती हैं आपकी, मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई भी हैं, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन से भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसमें इन सारे इन्फॉर्मेशन का फिर से वापिस हम एक बार जिक्र भी शायद कर लेंगे। समझ आई बात को? चलिए, तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में कितने हमने मीडियम यूज किए? ब्लड के अंदर भी दो पार्ट था, उन दोनों को यूज किया। यहां पर हम 3 हिस्से में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, 3 पार्ट में CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। सही है। और वो 3 पार्ट जो CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, वो 3 पार्ट कौन कौन सा है और किसका कितना परसेंटेज, मतलब कौन कितना परसेंट CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सब आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। सबसे पहले CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में 3 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं। पहला तो CO2 आपका ट्रांसपोर्ट होता है बाई प्लाज्मा, जो कि वहां भी हुआ करता था, है ना। बस वहां पर ऑक्सीजन 3% ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा के साथ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी CO2 की होती है। CO2 की उससे अच्छी सॉल्युबिलिटी है। दैट्स वाई ये आपको करीबन करीबन 5 to 7% यहाँ पर CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। 5 to 7% ऑफ CO2 यहाँ पर आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा जो आपका होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होते हैं, ये ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्या होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस? ये आपको भी हम लोग देखेंगे कैसे बाइकार्बोनेट आयंस बनता है। और करीबन करीबन 70% आपका जो CO2 है वो इसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब सबसे बड़ा पार्ट जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। और तीसरा जो है वो होता है बाई आरबीसी, या फिर उसको हम ज्यादा अच्छे से कह सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं, बाई आरबीसी फॉर्मिंग। वहां पर जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता था तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा करते थे। यहां पर जुड़ने के बाद इसको कार्बामीनो हेमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बामीनो हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसके फॉर्म में आपका आरबीसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। और करीबन करीबन यहाँ पर ये 20 से 25%, 20 to 25% जो CO2 है वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है।
समझ आ रही है बात? तो कुल मिला जुला करके ये कुछ आपका डेटा होता है। सबसे पहले तो इस डेटा को ही याद कर लेना है कि 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 5 to 7% जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, और जो 20 to 25% है वो आपका जो है वो आरबीसी के थ्रू कार्बामीना हेमोग्लोबिन बना करके इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब एक एक करके इन तीनों को देखेंगे कि कैसे यहाँ पर बनते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो समझना जरा, देखो इसको मैं हटा देती हूँ और फिर उसके बाद समझाना शुरू करती हूँ। देखो ये आपका सेल है, और ये आपका हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है, सेल के भीतर कॉन्टिन्यूअसली ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है, जिससे वो एक तो एटीपी फॉर्म कर रहा है जो कि सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, और दूसरा एक टॉक्सिक गैस, एक वेस्टफुल गैस आपको यहाँ पर फॉर्म हो रहा है CO2, जिसको हमें रिमूव आउट करना है, इसी को ट्रांसपोर्ट कराना है एल्वेलाई तक। सही है, और आप मान के चलते हैं कि ये भाई आपका लंग्स है, वैसे बना लेंगे लास्ट में, यहाँ पर पहले इधर देख लो। अब समझना, ये है आरबीसी, ये है आपका आरबीसी। ठीक है, ये तीनों चीजें, चूंकि ऑक्सीजन से थोड़ा इलाबोरेटेड पोर्शन है ना, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में उतना नहीं है झंझट जितना CO2 वाले में ज्यादा चीजें जाननी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखना। तो ये आपका आरबीसी है, लिख लेते हैं सबका नाम भी। ये है ब्लड वेसल, और ये है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, चलिए, आपको बताया था मैंने कि रेड ब्लड सेल के भीतर, आरबीसी के भीतर हेमोग्लोबिन होता है जो कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ये हेमोग्लोबिन जो होता है, अगर ये आपका हेमोग्लोबिन है, अगर तो इसमें 4 सेंटर होती हैं एफई की, Fe+2 की। सही है, और ये 4 Fe+2 सेंटर जो होती हैं, इनके साथ एक ग्लोबिन चेन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो Fe+2 की सेंटर है ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, इसको हेम प्रोटीन कहा जाता है, और साथ में 4 ग्लोबिन चेन होता है। ठीक है, इस ग्लोबिन चेन पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले इतना चीज जान लो। सही है, अब देखना, इन जो Fe+2 होती हैं इनके पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करा करके रखती हैं। ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन को बाइंड करा के रखी हुई हैं। अब देखना, यहां पर सबसे पहले तुम्हारा जो CO2 है, अब समझो तुमको पीछे बता दिया है कि CO2 ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये, और सेल के भीतर CO2 भरा हुआ है, तो डेफिनेटली सेल के भीतर ऑक्सीजन की कमी है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, और CO2 का अगर बहुत ज्यादा वहां पे कंटेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। जबकि ये आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो बताना जरा कितना होता है पार्शियल प्रेशर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेल के भीतर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर 40 रहा होगा, जबकि जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर 45 होगा। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं आरबीसी का, आरबीसी नहीं ब्लड का बात कर लो, ब्लड का अगर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो वो 95 रहा होगा, और वहीं CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो आपका 40 रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ इसका पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 है और कहाँ ये प्रेशर 40 है, तो मतलब ये हायर प्रेशर है और ये लोअर प्रेशर है, तो CO2 बड़ी आसानी से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर को मूव कर जाएगा। सही है, अच्छा तुम्हारे मन में ये सवाल हो सकता है कि मैडम यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, ये भी मूव कर जाना चाहिए। तो बेटा ऑक्सीजन बाइंड है किसी के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होकर के हेमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं उसको। तो उसका निकलना उतना आसान नहीं है जितना ये CO2 गैस का, क्योंकि CO2 गैस यहाँ पर फ्री है, एक गैस के फॉर्म में सेल के भीतर मौजूद है, जिसको बड़ी आसानी से डिफ्यूज हो सकता है ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सही है, तो यहाँ से धीरे धीरे ये CO2 गैस जो है वो सेल से निकल करके और ब्लड में आपके चला आएगा। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला आएगा। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के भीतर जब CO2 आएगा तो ये आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है, ये आपका प्लाज्मा वाला हिस्सा है। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीजन वाले से थोड़ा ज्यादा है, तो ध्यान से सुनोगे तो 3 स्टेप है छोटे छोटे, तुमको मैं बता रही हूँ, सुनना ध्यान से, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर तुमको थोड़ा बेसिक से चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन करने में तुमको आसानी हो जाएगी, नीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बड़ी आसानी से हो पाएंगे। ठीक है, तो समझना जरा।
तो मैंने यहाँ पर तुमसे कहा कि जब CO2 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाएगा तो इस प्लाज्मा वाले पार्ट में CO2 आएगा, और सबसे पहले कुछ जो CO2 है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बबल्स के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में पहुंचा है, और ये आपको आकर के इस प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। कितना परसेंट? 5 to 7% CO2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा। मैं सब लिख भी दूंगी, नोट्स भी लिख दूंगी, तुम पहले सुन लो पूरा बात। डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, CO2 जो है 5 to 7% जो CO2 है वो आपका प्लाज्मा के भीतर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ये आपको एक वैल्यू है, याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, 5 से 7% CO2 डिसॉल्व हो गया, अभी CO2 और आ रहा है, और भी ज्यादा CO2 पहुंचता चला जा रहा है। तो भाई अब कुछ CO2 जो है, कुछ नहीं मतलब अब 5 से 7% के बाद जितने भी बच गए वो सारे के सारे CO2 जो हैं वो आपका जो है आरबीसी के भीतर घुसना शुरू कर देगा। सही है, और ऐसा होना भी चाहिए भाई, इसके भीतर CO2 का बहुत कम कंटेंट है, तो CO2 को बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, अंदर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, तो CO2 इधर भी खिसक गया। चलो सेल के भीतर आ गया। अब आ जाओ सेल में। आरबीसी के भीतर जो CO2 होता है ये दो पार्ट में इस्तेमाल होता है, दो पार्ट में ये बट जाता है। आरबीसी के भीतर एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जिंक का यूज करके ये इस एंजाइम को बनाते हैं, Zn का यूज करके बनाया जाता है इस एंजाइम को। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का प्रेजेंस इस आरबीसी के भीतर बहुत बड़े अमाउंट में होता है ये प्लाज्मा में भी है एंजाइम, लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल में होता है, आरबीसी में बहुत ज्यादा होता है। अब आरबीसी एक सेल है, तो सेल के भीतर पानी भी होगा, वाटर होगा, तो ये CO2 क्या करता है, ये CO2 क्या करता है, और देखो तुमको यहीं से ये बात भी समझ में आएगी। पीछे वाली जब मैं तुमको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझा रही थी तो मैंने तुमसे कहा था कि जब आपके बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है तो H+ का लेवल भी बढ़ जाता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या होता है कि CO2 जब बढ़ता है बॉडी में तो H+ का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। इसका जवाब अब तुमको मिल जाएगा, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो CO2 है वो यहाँ पर जो पहले से वाटर मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, उस पानी के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जो Ca लिखा हुआ है ये एक एंजाइम का नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, इसके बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख दूंगी नोट के फॉर्म में, फिलहाल पहले इसको सुन लो तुम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपके प्लाज्मा में भी है, बहुत माइन्यूट में है, लेकिन जो आरबीसी में है इसमें इसका जो प्रेजेंस है, जो इसका परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि ये जो रिएक्शन जो यहाँ पे मैं कराने वाली हूँ ये रिएक्शन प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत थोड़े से में होता है रिएक्शन, और वहीं आरबीसी के भीतर ये रिएक्शन लगभग 5000 टाइम एक्सेलरेट हो जाता है सिर्फ एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। समझ में आ रहा है? तो देखना जरा, CO2 और पानी आपस में जुड़ करके और एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं ये लोग, H2CO3। ये एसिड होता है, इसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है। और जो लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते होंगे वो जानते होंगे ये ऑक्सी एसिड है, ठीक है, पानी के साथ जुड़ करके CO2 यहाँ पे अपना एक ऑक्सी एसिड बना लेता है, इसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड है ये, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड जो है यहाँ पर फॉर्म हो लेता है, फिर ये कार्बोनिक एसिड इसी आरबीसी के भीतर डिसोशिएट भी हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके ये कुछ इस तरह का आयन फॉर्म कर लेता है, H+ और HCO3- इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहां पर H+ का तुमको दिख रहा होगा प्रेजेंस, और अब तुम समझ गए होगे कि किस तरीके से किसी सेल के भीतर अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो CO2 वहां पर जो प्रेजेंट है पानी, पहले से जो वहां पानी मौजूद है उसके साथ जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और वो कार्बोनिक एसिड जब फर्दर डिसोशिएट होता है तो वहां पे H+ आयन को वहां पे क्या करता है, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस जगह पर H+ का जो प्रेजेंस है वो आपको बहुत बड़े अमाउंट में दिखने लगता है। तो H+ आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब समझना जरा, कुछ CO2 यहां पर भी आपको इस तरह से भी HCO3- के फॉर्म में आ गया, कुछ CO2 जो है, अब देखना ये आपका जो CO2 है एक तो 5 to 7%, कुछ CO2 आपको देखो इस तरीके से पानी से जुड़ करके HCO3- आयन बना लिया, और ये HCO3- आयन कुछ और नहीं बल्कि बाइकार्बोनेट आयन है, इसी को कहा जाता है बाइकार्बोनेट आयन, सही है क्या?
और करीबन करीबन 70% जो CO2 है वो इसी फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। 70% ऑफ CO2 जो है वो आपको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? 70% आपका जो CO2 होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर हो रहा है? चलो अब देखना जरा, ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के भीतर चूंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है और तुम देख रहे हो कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है ना, तो रिएक्शन रिवर्सिबल जो होता है उसकी एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो रिएक्शन आगे पीछे दोनों तरफ मोड़ सकता है। मतलब ये रिएक्शन CO2 से HCO3 माइनस की तरफ भी जा सकता है और ये रिएक्शन HCO3 माइनस से CO2 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम, इस पर डिपेंड करता है। खैर उस रिवर्सिबल के बात पे भी नहीं जाना हम लोग को, यहाँ पर बात समझना। यहाँ पर SCO3 माइनस आयन बढ़ता चला जा रहा है इस आरबीसी के भीतर, है ना, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है और प्लाज्मा में SCO3 माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो ये जो SCO3 माइनस आयन है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में मूव कर जाता है, ये आपके प्लाज्मा में चला आता है SCO3 माइनस आयन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है बाहर अंदर में और बाहर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो SCO3 माइनस डिफ्यूज कर गया बाहर की तरफ। अब चूंकि अगर SCO3 माइनस आयन बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाएगा तो सेल के भीतर पॉजिटिव आयंस का प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे क्योंकि H+ तो पीछे ही छोड़ दिया, वो केवल SCO3 माइनस निकल गया है, जिसकी वजह से सेल का जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है ना वो बर्बाद हो जाता है। मतलब आपके सेल के भीतर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और आप किसी भी सेल का, कोई भी सेल अपना पॉजिटिव नेगेटिव आयन का जो बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहता है। ठीक है, कोई चीज डिफ्यूज आउट होकर बाहर निकल जाए दैट इज अनदर थिंग, लेकिन वो अपना चार्ज का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ना नहीं चाहता है, उससे वो पूरा का पूरा सेल अनबैलेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सेल क्या करता है कि SCO3 माइनस आयन को भेजने के बदले में यहां से Cl माइनस को उठा लेता है। ठीक है, सेल के बाहर Cl माइनस, NaCl सॉल्ट होगा, इसमें ब्लड के भीतर प्लाज्मा में NaCl सॉल्ट होंगे, उस NaCl में से Cl माइनस आयन जो है उस Cl माइनस आयन को क्या करता है आपका आरबीसी जो होता है वो अपने अंदर ले आता है। ठीक है, और यहाँ पर Cl माइनस आयन सेल के भीतर आपके भर जाते हैं, जिससे जितना SCO3 माइनस निकला है उतना ही Cl माइनस अंदर आ जाएगा और आपके सेल का जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है वो बैलेंस हो जाएगा वंस अगेन, वो आपको बर्बाद नहीं होगा। क्लियर हो गया क्या? इस क्लोराइड आयन का अंदर की तरफ जाना SCO3 माइनस आयन के बदले में वहां जाकर के इस सेल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को बैलेंस करना, ठीक है, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है बायोलॉजी के अंदर। इस फेनोमेनन को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। कहां लिखूं मैं इस बात को? ये जो प्रोसेस है इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या फिर हेमबर्गर फेनोमेनन कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट और हेमबर्गर फेनोमेनन कहा जाता है इसको, हेमबर्गर फेनोमेनन। सही है क्या? इस चीज को क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या फिर हेमबर्गर फेनोमेनन। कोई डाउट नहीं है? चले आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका CO2 दो फॉर्म में सेटल हो गया। हमने CO2 को कितने कितने पार्ट में भाई ट्रेवल ट्रांसपोर्ट करने का तरीका दिया था कि भाई 3 पार्ट में CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा। एक तो आपको कैसे ट्रांसपोर्ट कर जाएगा भाई, तो थ्रू प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा के थ्रू। मैं छोटा छोटा लिखती हूँ, है ना, बहुत ज्यादा नहीं लिख रही हूँ बातें यहाँ पर क्योंकि पीछे लिख चुकी हूँ, वो तो अपने अपने ऑलरेडी उसको उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। तो प्लाज्मा के थ्रू एक तो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, जो कि आपको भी दिख रहा हो गया, डिजोल्व हो गया प्लाज्मा में। दूसरा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा आपका CO2, उसके थ्रू जाएगा। तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में भी आपको नजर आ रहा है कि CO2 जो है वो बाहर चला गया। और अब देख लो, ये CO2 प्लाज्मा में ये जो है वो गैसियस फॉर्म में जा रहा है और ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जा रहा है। जा दोनों रहे हैं प्लाज्मा के थ्रू ही। जो 5 to 7% CO2 है वो प्लाज्मा के थ्रू ही जा रहा है, बट वो गैसियस फॉर्म में जा रहा है, बबल्स के फॉर्म में जा रहा है। जबकि ये जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन बना करके जा रहा है। तो दोनों जाते प्लाज्मा से ही हैं, लेकिन एक 5 to 7% वाला जो होता है वो गैस के फॉर्म में जाता है और जो 70% वाला जो बाइकार्बोनेट आयन है वो आपको 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है। तो डिफरेंस है जाने में, जहां प्लाज्मा से रहे बट अलग अलग फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में चला गया। अब 70% यहां हो गया
लगभग 5% यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो करीब करीब 75% का तो काम हो गया है, करीबन करीबन 25% का और इंतजाम करना है कि भाई उसको भी भेजो। कैसे भेजा जाए भाई उस चीज को, देखो कैसे भेजा जाएगा। यहाँ पे जो CO2 आया, वो CO2 इस तरह से इस्तेमाल होने के बाद जो बच गया CO2, अब जो 20 to 25% CO2 बच गए हैं, ये CO2 आपके हेमोग्लोबिन के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये हेमोग्लोबिन के पास जब CO2 पहुंचते हैं, तो ये CO2 आपके जाकर के ग्लोबिन चेन से लग जाते हैं, ठीक है। ये CO2 क्या करते हैं, जाकर के ग्लोबिन चेन के साथ बाइंड हो जाते हैं। और ये CO2 जब ग्लोबिन चेन के साथ बाइंड होते हैं, तो बेसिकली ग्लोबिन चेन के साथ जाने वाला जो परसेंटेज होता है CO2 का, वो करीब करीब 20 to 25% CO2 जो है वो इस कार्बामीना हेमोग्लोबिन, इसका रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखना। ये आपका जो हेमोग्लोबिन है, इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये HbCO2 जिसको कहा जाता है कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, ये कार्बामीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। और ये कार्बामीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होकर के, और इस तरीके से बेसिकली यहाँ से सारा CO2 ट्रैप कर लेते हैं। और देखो इंटरेस्टिंग चीज, जब ये CO2 यहाँ पर जुड़ता है, तो ये CO2 यहाँ पर मजबूर भी करता है इस हेमोग्लोबिन को कि जो ये ऑक्सीजन लेकर के आया है, उस ऑक्सीजन को क्या करे, ये रिलीज आउट करे, इस ऑक्सीजन को यहाँ पर ये छोड़े। और सिर्फ ये CO2 ही नहीं, यहाँ जो निकला हुआ H+ है, ये H+ भी जाकर के यहाँ पर बाइंड हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये H+ भी जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और ये H+ और CO2 मजबूर करते हैं कि हेमोग्लोबिन को, कि ऑक्सीजन को क्या करे, अंदर में डिलीवर कर दे और बदले में उसको जोड़ ले। समझ में आ रहा है। तो CO2 फाइनली इस तरीके से, तीसरा जो इसका तरीका होता है, इस तरीके से ही क्या करता है, यहाँ पर कार्बामीनो हेमोग्लोबिन बना करके, और फाइनली CO2 यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है एल्वेलाई को। आई थिंक आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के भीतर ऑक्सीजन को ये लोग उठा करके सेल के भीतर डालते हैं, और कैसे वहां से CO2 को उठा उठा करके 3 तरीके से CO2 जो है वो आपको क्या करता है, ब्लड का यूज करके, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स का और पार्ट्स का यूज करके, और ट्रांसपोर्टेशन अपना करा लेता है। समझ पाए बात को। तो ये आपके कुछ तरीके हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट होने के। अब यहाँ पर इन सारे जो बातें मैंने यहाँ पर बोली हैं, इन सारी बातों को पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देती हूँ, फिर कुछ बातें मुझे एक आधा और बतानी है जो कि मैं यहाँ समझाना शुरू करती हूँ। तो ये देखो कुछ पॉइंट्स हो गई जो कि मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से रिलेटेड जितनी बातें मैंने बताई थी उसको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, जिसको आपको भी अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लेना है। एक बार समझा भी देती हूँ, देखना जरा। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि CO2 जो है वो सॉल्युबल होता है ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, है ना। तो जिसकी वजह से ही क्या होता है कि भाई हाई सॉल्युबिलिटी के चलते जहां ऑक्सीजन 3% ही प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाता है, वहीं CO2 5 to 7% जो है वो आपको डिसॉल्व हो जाता है गैसियस फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में, गैस बबल के फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा के भीतर, और वो सोल्यूशन के थ्रू लंग्स को ट्रेवल कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है, ठीक है, मतलब लंग्स के तरफ ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें वो क्या करता है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है आरबीसी के भीतर, और कुछ ये रिएक्शन तुमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेमबर्गर फेनोमेनन वाली बात नहीं लिखी है, उसको भी लिख देती हूँ। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ऐसे वहां पे कुछ ज्यादा बात है नहीं, बस उतनी सी बात है कि क्लोराइड आयन जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, और जो आपका SCO3- आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, वो बाहर चला जाता है, प्लाज्मा में चला जाता है, ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा के भीतर बाइकार्बोनेट आयन का जो क्या बोलते हैं आपको कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, वहीं आपका जो आपका आरबीसी है उसके भीतर बाइकार्बोनेट आयन का जो प्रेजेंस है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन को अंदर की तरफ मूव करके आना पड़ता है, वरना इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी उस सेल की बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो है वहां पर वो उस तरीके से वो जो फेनोमेनन होता है क्लोराइड का जो शिफ्ट होता है, इस वजह से उसका नाम क्लोराइड शिफ्ट पड़ जाता है, या हेमबर्गर फेनोमेनन कहा जाता है। ऐसे आपको एक बात पता भी होगी शायद, और नहीं पता है तो बताती हूँ मैं आपको, कि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है उसको बफर के तौर पे जाना जाता है। क्या होता है बफर? बफर एक ऐसा कंपाउंड, एक केमिकल है जो ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपको पता है कि आपका जो ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है ना, थोड़ा सा मतलब बेसिक पीएच होता है, बहुत जरा सा ही बेसिक पीएच होता है।
तो उसके पीएच को गिरने नहीं देता है, ब्लड को एसिडिक नहीं होने देता है। कैसे नहीं होने देता है, इस पर भी ब्लड वाले चैप्टर में भी बात करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर भी बताऊंगी मैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर दिखाऊंगी मैं। तो मैंने आपसे यहाँ पर बताया, यहाँ पे जो मैंने लिखा है पॉइंट कि दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो इन ब्लड प्लाज्मा, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है ब्लड प्लाज्मा में। बताया था क्यों, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यहाँ पे पाया जाता है। ये पॉइंट है शायद लिखा नहीं है, तुम लिख लेना अपनी कॉपी में कि माइन्यूट अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है वो ब्लड प्लाज्मा में भी मिलता है, जिसकी वजह से रिएक्शन काफी स्लो होता है, लेकिन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है आरबीसी के भीतर। और करीबन करीबन ये जो एंजाइम है ये 5000 टाइम्स यहाँ पर एक्सेलरेट कर देता है इस रिएक्शन को आरबीसी के भीतर। सही है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसी वजह से ब्लड के भीतर जो है जो टिश्यू से आती है कार्बन डाइऑक्साइड वो आरबीसी के भीतर इंटर कर जाती है, ब्लड से आरबीसी के अंदर चली जाती है और वहां पानी से रिएक्ट करके H2CO3 बना लेती है। वही वाली बात रिपीट कर दी गई है। उसके बाद आखिरी जो तरीका होता है ट्रांसपोर्ट कराने का, जिसमें 20 to 25% जो CO2 होता है वो आपको आरबीसी के भीतर क्या करता है, डायरेक्टली उसके ग्लोबिन चेन से, ग्लोबिन चेन जो होते हैं वो अमाइन रेडिकल्स होते हैं, मतलब अमाइन ग्रुप से बने हुए होते हैं, तुम तो सिर्फ इतना ही याद करो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अमाइन रेडिकल से मतलब ग्लोबिन चेन से जुड़ जाते हैं और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपका 3 तरीके में आपका CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके लंग्स या एल्वेलाई को। एक आखिरी बात मैंने लिखी है जो कि आपको याद रखना है कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपको लगभग 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट कराता है एल्वेलाई की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अब लगभग आपका CO2 का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो चुका है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी बातें हैं जो कि यहाँ पर मुझे आपको बतानी है, समझानी है। अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और रह गए हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के बाद, उनको भी देख लेते हैं। सही है, तो आओ सबसे पहले तुमको लाइन एक याद होगा, मैंने बताया था कि 100 ml ब्लड जो होता है वो करीबन करीबन 20 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवर करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सुनना जरा, और तुमको मैं समझाती हूँ कि कैसे ये दोनों लाइन आपस में कंट्राडिक्टरी नहीं है, इनका आपस में कनेक्शन है। चल समझना, तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा एवरी 100 ml blood contain 20 ml of oxygen, out of which it delivers only 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपका जो है केवल 5 ml ऑक्सीजन को ही टिश्यू के अंदर डिलीवर किया जाता है। मतलब क्या बोला मैंने कि 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन जो होता है वो रहता तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं, टिश्यू को डिलीवर किया जाता है, उनको दिया जाता है। सही है, तो सोच कर देखो कि करीबन करीबन अगर आप एक हेमोग्लोबिन में से एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन लेकर के जा रहे हो, ठीक है, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन छोड़ करके आपको जाएगा टिश्यू के भीतर, तो यहां पर कुछ ऐसा ही कंडीशन यहां भी बोला जा रहा है। अगर सोच कर देखो तो 20 ml ऑक्सीजन में से केवल 5 ml ऑक्सीजन अगर टिश्यू को डिलीवर किया जा रहा है, टिश्यू को एक्सचेंज कराया जा रहा है टिश्यू के साथ, इसका मतलब 25% यूटिलाइज हुआ है ओनली, है ना। तो हम इस बात को लिख सकते हैं क्या कि दिस इज 25% ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ O2, है ना। सिर्फ ऑक्सीजन का 25% यहाँ पे क्या हो रखा है, यूटिलाइज हो रखा है। क्लियर है क्या? चलो अब देखो कैसे ये 25% ही केवल यूटिलाइज होता है, कैसे 20 ml में ऑक्सीजन में से केवल 5 ml को ही एक्सचेंज कराया जाता है, डिलीवर किया जाता है, बाकी आपका जो 15 ml होता है उसको डिलीवर नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, देखना ये आपका कोई सेल हो गया मान लो। अब ये सेल जो है वो कॉन्टिन्यूअसली ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा होगा,
और यहाँ पर एटीपी फॉर्म कर रहा होगा, कई बार इस रिएक्शन को लिखा है हमने, और ये एटीपी सेल के मेटाबॉलिक फंक्शंस को, सेल के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म कराने में हेल्प कर रही होंगी, सेल्स के फंक्शन को कराने में हेल्प कर रही होंगी। वहीं जो ये CO2 है, ये एक टॉक्सिक गैस है, वेस्ट है, और इसको हमें बाहर करना है, तो इसको निकालने का हमें रास्ता ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखना आपका ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल है और ये आपका आरबीसी हो गया। ठीक है, ये आपका आरबीसी हो गया। अब इस आरबीसी के भीतर याद करो, एक हेमोग्लोबिन जो था उसके भीतर 4 सेंटर हुआ करती थी, 4 Fe+2 के सेंटर थे, और उन 4 Fe+2 सेंटर के साथ ग्लोबिन चेन लगा करता था। सही है, और इस 4 Fe+2 सेंटर के साथ, मतलब जो हेम ग्रुप था उसके साथ ऑक्सीजन क्या था, अटैच रहता था, बाइंड रहता था। सही है क्या? अब देख सकते हो तुम, ध्यान से सुनना कि यहां पर तुमको मैंने पीछे भी जस्ट बताया, वो सारे रिएक्शंस यहाँ पे भी यूज होगा। देखना, ये CO2 का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर इसका प्रेशर 45 है, जबकि यहाँ पर CO2 का प्रेशर 40 है। तो ये CO2 सेल से चला आया ब्लड के भीतर, ब्लड प्लाज्मा में आकर के डिसॉल्व हो गया, ये CO2 है ना, गैस बबल्स के फॉर्म में ये CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होने लगा, ट्रांसपोर्ट होने लगा। ठीक है, बबल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने लगा ये इस तरफ। मान लो इधर आपका लंग्स है, एल्वेलाई है। वहीं दूसरी तरफ ये जो CO2 है, इसका कुछ पार्ट ब्लड प्लाज्मा के बाद डिसॉल्व होने के बाद कुछ पार्ट CO2 का जो है वो आरबीसी के भीतर घुस गया, और आरबीसी के भीतर ये CO2 पानी के साथ जुड़ गया है, वाटर के साथ जुड़ चुका है, और जुड़ करके इसने बाइकार्बोनेट आयन बना लिया है, सॉरी कार्बोनिक एसिड बना लिया है। और ये कार्बोनिक एसिड जब टूट जाएगा तो ये H+ और बाइकार्बोनेट आयन मतलब SCO3- आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। सही है क्या? अब देखना, ये H+ का यहाँ पर पहले तो फॉर्मेशन हो गया, जो कि पीछे भी तुम देख करके आए। कुछ CO2 जो यहाँ से बच जाएंगे, अभी भी बच जाएंगे CO2, वो CO2 इस हेमोग्लोबिन के अंदर घुसेंगे और ये जाकर के इस ग्लोबिन चेन के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इस ग्लोबिन चेन के साथ ये CO2 क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब तुमने पीछे एक टर्म पढ़ा था कोऑपरेटिव बाइंडिंग, अगर तुमको याद हो तो, है ना। कोऑपरेटिव बाइंडिंग में मैंने बताया था तुमको कि किस तरीके से जब पहला ऑक्सीजन आकर के इस पहले साइट पर लगता है तो उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जब पहला ऑक्सीजन लग जाता है तो फिर दूसरे वाले के लिए थोड़ा आसानी हो जाती है, फिर तीसरे वाले के लिए और आसानी हो जाती है, और हम थोड़ा थोड़ा प्रेशर को भी यहाँ पर इंक्रीज करते रहते हैं। सही है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करते चले जाते हैं। जब पहला ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है ऑक्सीजन को बाइंड करना हेमोग्लोबिन के साथ, फिर दूसरा और आसानी से जुड़ता है, तीसरा और आसानी से जुड़ता है, और चौथा बहुत ज्यादा आसानी से हेमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग कर लेता है। सही है, फाइनली हेमोग्लोबिन के चारों साइड्स पर ऑक्सीजन बाइंड हो चुका है, और अब ये ऑक्सीजन को हम डिलीवर करा दिए हैं आपके सेल के पास, जहां पर सेल के पास ऑक्सीजन की कमी हो रखी, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन था वो उसने ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को बर्न करने में यूज कर लिया गया, और सेल के भीतर आपका CO2 का प्रेशर बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, प्रेशर उसका बिल्डअप हो रखा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब देखना, ये यहां पर CO2 ट्रेवल होकर के हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तक आया और उसके ग्लोबिन चेन से लग गया। साथ के साथ ये जो H+ आयन है, ये H+ आयन भी बेटा जी देखिएगा जरा, मूव करके और आ गया, और इस हेमोग्लोबिन के साथ आकर के ये H+ आयन भी यहाँ पर अटैच हो गया। ये H+ आयन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। देख रहे हो, इस ग्लोबिन चेन में H+ आयन भी क्या कर लिया है, खुद को अटैच कर लिया है। सही है, और ये जो आपका देखो, हाइड्रोजन का जब भी कहीं पर एडिशन होता है तो ये जो आपका हेमोग्लोबिन है, कोई भी स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड हो जाता है, पढ़े होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज कर हो जाता है कोई स्ट्रक्चर, और किसी के साथ अगर हाइड्रोजन किसी में जोड़ दिया जाए तो स्ट्रक्चर रिड्यूस, उसको रिडक्शन कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो ये हेमोग्लोबिन को रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन पहले तो कहा जाएगा। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन रिड्यूस्ड हो गया हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से, और जो वहां पीछे आपने कार्बा हेमोग्लोबिन बनाया था, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, वहां पर जो आपका याद होगा हेमोग्लोबिन था, वो एक्चुअली रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन था। वो रिएक्शन आपको जो मैंने लिखा उसमें H नहीं लिखा होगा शायद, अगर तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। बुक में बहुत जगह पे रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन लिखा रहता है, तो अब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन का क्या मतलब है। एक ऐसा हेमोग्लोबिन जिसमें H+ बाइंडेड है।
समझ में आ रहा है, H+ लगा हुआ है, और अब ये आपका जो H+ से लगा हुआ हेमोग्लोबिन है, इसके साथ CO2 जब जुड़ता है तो ये आपका कार्बामीना हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, इस बात को थोड़ा सा समझा दिया क्योंकि एक टर्म आपको कहीं कहीं बुक में दिख जाएगा, इसलिए बता दिया है। अब देखो यहाँ पर, एक तो ये CO2 आकर के बाइंड हो गया इस हेमोग्लोबिन से, साथ में H+ भी आके बाइंड हो गया। अब ये सब मिल करके इस हेमोग्लोबिन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन को क्या करे, छोड़े, ऑक्सीजन को यहाँ पर रिलीज करे। ऑक्सीजन की एफिनिटी जो हुई हो रखी है हेमोग्लोबिन के साथ, उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बाइंडिंग को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस काम को कर भी लेते हैं। लेकिन जितना ये चाहते हैं कि हो जाए उतना हो नहीं पाता है। मतलब जिस तरीके से जितना ज्यादा ये प्रेशर लगा रहे होते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ हेमोग्लोबिन इस 4 ऑक्सीजन में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन को क्या करता है, सिर्फ रिलीज करता है बाहर की तरफ, मतलब सेल में डालता है, और बाकी जो आपका ऑक्सीजन है, जो 3 आपका बाइंडिंग साइट है, वो स्टिल ऑक्सीजन से ही डिलीवर है, सॉरी हेमोग्लोबिन से ही बाइंडेड है। समझ में आ रहा है? जो 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो स्टिल अभी भी हेमोग्लोबिन के साथ क्या है, अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक हेमोग्लोबिन जिसमें 4 ऑक्सीजन लगे हुए थे, 4 ऑक्सीजन मौजूद था ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, उस 4 ऑक्सीजन में से केवल एक ऑक्सीजन ही सेल को ट्रांसफर हुआ है। बाकी 3 ऑक्सीजन वंस अगेन यहाँ से आरबीसी, मतलब जो हेमोग्लोबिन है वो अपने साथ ले जाएगा, और ये आपको अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा आगे चल करके। अभी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो तुम मुझे एक बात बताओ कि मतलब 4 में अगर तुम एक केवल इस्तेमाल करने में यूज कर पा रहे हो, तो तुम आउट ऑफ 4 केवल 1 यूज करो तो 1/4 पार्ट यूज कर पा रहे हो, मतलब 25% यूटिलाइज कर पा रहे हो। और यहाँ भी तो वही हो रहा है कि 20 ml ऑक्सीजन में से केवल 5 ml ऑक्सीजन को यहाँ पर लिखा है कि ये जो है आपको डिलीवर किया जाता है सेल्स को। तो बात सही लिखा है ना? तो 100 ml रखता जरूर है 20 ml ऑक्सीजन को, पर सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो सेल को ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाता, सेल को डिलीवर नहीं करा पाता, एक्चुअली उसके साथ एक्सचेंज नहीं कर पाता है, केवल 5 ml को ही एक्सचेंज करा पाता है। क्लियर है ये पॉइंट? समझ आ गया? अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे बुक में यहीं तक की बात लिखी हुई है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब अगर कोई आराम से रेस्ट में है, बिल्कुल ठीक है, रेस्ट डाइजेस्ट फॉर्म में है, तो उसके भीतर ये चीजें हो रही हैं। जैसे मैं आराम से अगर खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, तुमसे बात कर रही हूँ, तो मेरे बॉडी में हो सकता है कि बिल्कुल इस तरीके से ही डिलीवर होता हो ऑक्सीजन। तुम आराम से लेट करके मुझे सुन रहे हो, तो तुम्हारे बॉडी में हो सकता है कि इस तरीके से ही ऑक्सीजन का डिलीवरी हो रहा हो। सही है? लेकिन अगर कोई यहीं पर कोई हैवी वर्कआउट करने लग जाए, है ना, कोई बहुत हेवी एक्सरसाइज करने बैठ जाए, ठीक है, कोई लिफ्टिंग करने लगे, तो उस केस में ये जो आपका डेटा है, ये डेटा चेंज भी हो सकता है। जहां ये सिर्फ और सिर्फ 25% ऑक्सीजन यूटिलाइज हो पा रहा है, ये परसेंटेज इंप्रूव होकर के 75% तक भी जा सकता है। मतलब 4 में से करीबन करीबन 3 ऑक्सीजन भी डिलीवर किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग अपने कह सकते हैं कि किसी डर वाले माहौल में होते हैं, आपने पढ़ा होगा 3F सिस्टम, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप फाइट, फ्लाइट एंड फियर का अगर पार्ट है आपका बॉडी, ठीक है, मतलब किसी आप टफ सिचुएशन में है, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रखा है, तो उस वक्त आपके बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट डबल ट्रिपल हो जाती है, और उस केस में एटीपी की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो पक्का ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। तो वहां पर ये जो हेमोग्लोबिन के अंदर से जो एक ऑक्सीजन ट्रांसफर किया जा रहा है एक हेमोग्लोबिन से, ये एक ऑक्सीजन के बजाय हो सकता है कि 2 या 3 ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्लियर है क्या? तो ये परसेंटेज जो है ये चेंज भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस लाइन को कि ड्यूरिंग, इन नहीं, चौथा तीसरा पॉइंट है ये, ड्यूरिंग हेवी वर्कआउट, ड्यूरिंग हेवी वर्कआउट 25 to 75% ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड इन टिश्यूज। सही है? ये जो परसेंटेज है ये 25% से बढ़ के 75% तक भी जा सकता है, और आपके टिश्यू के भीतर ही इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर है सारा बात?
समझ में आया? तो आई थिंक अब आपको इस लाइन से प्रॉब्लम नहीं होगा और ये लाइन आपको अब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगेगी कि मैम 20 ml ऑक्सीजन पहले बताया गया कि उसमें होता है और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 ml ही उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, मतलब डिलीवर कराया जाता है। तो ये कैसे हुआ? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बात हो गया। दूसरा बात आपको ये भी समझ में आ गया कि रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन क्या होता है, एक छोटा सा टर्म था वो भी समझा दिया। तीसरी चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये जो CO2 है ये आपको किस तरीके से इनका अमाउंट बढ़ने से H+ का अमाउंट बढ़ जाता है, ये पीछे वाले ही बात में समझा दिया था मैंने आपको। एक और आखिरी बात सुनो, यहाँ पर ये जो H+ है, देखो जरा, ये H+ यहाँ पर सेल के भीतर मौजूद है, ठीक है, सेल RBC के भीतर, ये H+ सेल के भीतर है ना, बाहर मैंने बना दिया है पर ये रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है, तो H+ यहाँ पर है, ठीक है। अब ये H+ जो है जा करके हेमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, ठीक है, और हेमोग्लोबिन से बाइंड होने के चलते अब समझना ये H+ कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया है हेमोग्लोबिन के साथ, O2 को भगाने के चक्कर में ही सही, लेकिन ये H+ हेमोग्लोबिन के साथ ट्रैप हो रखा है, बंद रखा है। अगर ये H+ इसके साथ ट्रैप नहीं होता तो माइट बी पॉसिबल कि H+ निकल करके ब्लड में चला जाता, ठीक है, और ब्लड में जा करके और ब्लड का जो पीएच था उसको ये गिरा देता, समझ रहे हो, ब्लड का जो पीएच था उसको लो कर सकता था, और ब्लड का पीएच अभी जस्ट बताया मैंने तुमको कि स्लाइटली बेसिक होता है। तो यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन है वो भी एक तरीके से तुम कह सकते हो कि ये बफर की तरह एक्ट कर रहा है और आपके H+ जो आयन है उनको ट्रैप करके रखता है ताकि ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा नीचे न जाए और ब्लड आपका एसिडिक ना हो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप यहाँ पर ये वाली पॉइंट भी एक लिख लीजिएगा कि जो आपका हेमोग्लोबिन है वो एज अ बफर भी यहाँ पर काम कर रहा है। क्लियर है क्या? ये भी बात हो गई है। चलो अब मुझे 2-3 चीजें भी और बतानी, बोर्स इफेक्ट और हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है, ये 2 इफेक्ट्स होते हैं जो कि देख बहुत सिंपल सिंपल से, कुछ ऐसा टफ चीज नहीं है, सुन लो केवल क्या होता है। ये है आपका सेल, ठीक है, ये आपका सेल हो गया, और ये है आपका एल्वेलाई, मतलब लंग्स का पार्ट है ये, ठीक है, और ये है आपका ब्लड वेसल, ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल है। समझ रहे हो बात को? अब यहां पर देखना, आपको प्रेशर पता है सब जगह का, मैं प्रेशर भी साथ में लिख देती हूँ पहले। ये एल्वेलाई है, एल्व्यूलाई है ना, मतलब ये जो सारा कुछ कहानी है ये एट एल्व्यूलाई लेवल पर चल रहा है, और ये सारा जो कहानी है वो एट टिश्यू लेवल पे चल रहा है, मतलब सेल है यहाँ पर तो आपका टिश्यू लेवल पर ये सारा जो घटना है वो सब कुछ होगा, ठीक है, ये सेल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर जो होता है वो एल्वेलाई का होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है, 104, वहीं CO2 का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 40 होता है, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर ब्लड पहुंचेगा, देख रहे हो, जब आपका यहाँ ब्लड पहुंचेगा, और कैसा ब्लड यहाँ पर पहुंचेगा, ये ब्लड घूमते घुमाते कहीं यहाँ पर पहुंचेगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हार्ट के थ्रू आएगा, ये भी पता है तुमको, अब मैं उसकी बात नहीं करूंगी क्योंकि वो तुम जान चुके हो। तो ये जो आपका टिश्यू या ऑर्गन से ब्लड जो आ रहा है वो हार्ट के थ्रू और आपके एल्वेलाई के पास पहुंचा है, और एल्वेलाई में कैसा ब्लड आया हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ जो ब्लड आया है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही है। इस ब्लड के भीतर अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 हो रखा है, और वहीं CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो 45 हो रखा है। समझ पा रहे हो बात को? तो देखना जरा, यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है, यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है, ठीक है, इतना बड़ा का डिफरेंस है, कहाँ ये 104 और कहाँ ये 40 है ना, इतना ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो आपके हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल होती हैं, ये आपका जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, याद पड़ रहा है, ऐसे 4 सेंटर्स बने हुए थे, ये हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो अपने साथ किसको अटैच किए हुए, इनका 1-2 साइड तो अभी भी किसके साथ इंगेज है, ऑक्सीजन के साथ है ना, 1-2 साइड पे तो आसानी से ऑक्सीजन है, 3 साइड पे भी ऑक्सीजन हो सकता है, और साथ में इसके ग्लोबिन चेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडेड है, कार्बन डाइऑक्साइड लगा हुआ है, देख पा रहे हो, है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है। अब ये देखना, जब यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
का डिफरेंस इतना ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन धीरे धीरे यहां से अब क्या करेगा, ये डिफ्यूज होकर के ब्लड में आएगा, ठीक है। और ब्लड में आकर के फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होना है। और इतना ज्यादा ये पार्शियल प्रेशर जब इंक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन का, 104 पार्शियल प्रेशर होने के चलते ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में नीचे की तरफ आता है, और इसके भीतर भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली जो CO2 होता है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर कार्बामीना हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन हो रखा होता है वो डिसोशिएट होने लगता है, उसका स्ट्रक्चर जो है टूटने लगता है, और ये CO2 धीरे धीरे आपका जो है इस जगह को छोड़ करके, और ये CO2 आपके हीमोग्लोबिन से ये आपके आरबीसी में हो रहा होगा सब कुछ, सही बात है क्या, ये सब कुछ कहाँ हो रहा होगा, आरबीसी में हो रहा होगा, ठीक है। ये आरबीसी का बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन ठीक है, तुम इस बात को थोड़ा सा भी फिलहाल एक्सेप्ट कर लो, ये आरबीसी है, ठीक है। तो ये जो आपका CO2 है ये धीरे धीरे यहाँ पे जो CO2 है, ये CO2 जो है क्या करेगा, आरबीसी से बाहर निकलेगा। अच्छा, एक और चीज देखना जरा, यहाँ पे बाहर निकलने से पहले, चूंकि यहाँ पर CO2 का प्रेशर 40 है और यहाँ CO2 का प्रेशर ब्लड में 45 है, तो जो CO2 यहाँ पर गैस के फॉर्म में मौजूद थे, बबल्स के फॉर्म में मौजूद थे, सबसे पहले तो वही CO2 यहाँ पहुंच जाएंगे क्योंकि वो फ्री है और ऊपर में 40 है, तो ऑक्सीजन इस तरफ चलेगा और CO2 इस तरफ चलेगा, सही बात है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहाँ का CO2 जब गायब होगा, ठीक है, तो ये CO2 गायब होगा तो यहाँ का CO2 कम होने लगेगा, तो अब ये CO2 कम होगा तो ये वाला CO2 अब धीरे धीरे बाहर आएगा, क्योंकि भाई बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर के अंदर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से बाहर की तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में CO2 मूव कर जाएगा, और CO2 फिर धीरे धीरे अब फिर ये भी आपको एल्वेलाई की तरफ मूव हो जाएगा, सही है। और याद करो इसी आरबीसी के भीतर यहाँ पर एक और चीज आपको बन रखा है, ये CO2 पानी से जुड़ करके, याद करो इसने बाई कार्बोनिक एसिड पहले तो बनाया था, HCO3 बनाया था, और ये आपको H2CO3, और ये आपको जो है कार्बोनिक एसिड जो है, ये कार्बोनिक एसिड टूट गया था, और टूटने से ये H प्लस और साथ में HCO3 माइनस आयन बना रखा था। ये HCO3 माइनस आयन यहाँ पर नहीं मौजूद था, याद होगा अगर तुमको, तो ये आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट था, और यहाँ पर Cl माइनस आयन था, सही है क्या। अब ये SCO3 माइनस आयन देखना, धीरे धीरे जब यहाँ पर ये CO2 मूव करके और यहाँ से और ये बाहर की तरफ चला आएगा तो यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, ठीक है, यहाँ का CO2 कम होगा तो ये भी CO2 धीरे धीरे इधर मूव करेगा और ये CO2 कम होने लगेगा। अब ये CO2 जब कम होगा तो जो आपका ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिधर भी कॉन्सेंट्रेशन घटता है रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, समझ रहे हो बात को। तो ये रिएक्शन धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, बात समझ पा रहे हैं। और रिएक्शन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो CO2 के घटे हुए कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये SCO3 अब अंदर की तरफ जाएगा, सही है। और ये SCO3 माइनस अंदर जाएगा और क्लोरीन को बोलेगा कि भाई अब तू बाहर चला जा, क्योंकि अब तेरी जरूरत नहीं है, मैं अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका क्लोराइड शिफ्ट हुआ था वो आपका प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाएगा, क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा और SCO3 माइनस आरबीसी के भीतर घुस जाएगा और जाकर के फिर ये H प्लस से जुड़ करके H2CO3 बना लेगा, सही है। H2CO3 वंस अगेन फिर रिवर्स होगा और यहाँ पे रिवर्स होने के बाद ये पानी और CO2 बना लेगा, और ये CO2 आपका अब धीरे धीरे ये भी अब क्या करेगा, मूव करके और यहाँ पर चला आएगा, समझ आ रहा है क्या। और ये CO2 यहाँ से आपके एल्वेलाई में चला जाएगा, वही प्रोसेस जो कि हम लोग पीछे भी देखते आए थे, उल्टा हो रहा है बस और कुछ नहीं, उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, समझ पा रहे हैं। वहां पे क्या हुआ था, SCO3 जो आपका आयन था, SCO3 माइनस आयन था, वो यहाँ पर बढ़ते चला जा रहा था, ठीक है। तो हमने इसको उठा करके अंदर से बाहर की तरफ प्लाज्मा में भेज दिया था, कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज्यादा हो गया था, बाहर में कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो हमने SCO3 माइनस आयन को बाहर भेज दिया। जब हमने उसको बाहर भेज दिया तो ये CO2 जो है लगातार SCO3 माइनस आयन बनाया जा रहा था, क्योंकि भाई इस तरफ आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, घटते चला जा रहा था, तो लगातार CO2 SCO3 माइनस आयन बनाते जाता था, बाइकार्बोनेट आयन जो है बन करके और प्लाज्मा में आपको डिलीवर की जाती थी, और इस तरीके से 70% SCO3 माइनस आयन को हमने डिलीवर कर दिया था प्लाज्मा में, और उसके थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होकर के चला आया आपके एल्वेलाई के पास। अब यही SCO3 माइनस वंस अगेन आपके सेल के अंदर जा रहा है, Cl माइनस को इसने बाहर भेज दिया, और अब वो वापस रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ का CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, गिरता चला जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का गिरा तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होने लगा, और ये CO2 अब धीरे धीरे क्या होगा, आकर के और एक टाइम के बाद आरबीसी से निकल करके और आपके ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा।
अब ये तो डाउट नहीं है ना कि मैम SCO3 जब यहाँ जा करके और तब यहाँ से CO2 बन के निकला, वो सीधे यहीं से चला गया होता, तो नहीं ना बेटा, SCO3 माइनस आयन को थोड़ी नहीं जाना है, इसमें से सिर्फ CO2 को जाना है। बात समझ में आ रहा है? तो और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो H प्लस है, वो H प्लस अंदर में है, तो इसलिए SCO3 माइनस पहले सेल के भीतर जाता है, H प्लस से अटैच होता है, H2CO3 बनाता है, फिर चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, रिएक्शन वापिस से रिवर्स डायरेक्शन में आपको घूम जाता है और H2 और CO2 ये फॉर्म कर लेता है। H2 आपका सेल के अंदर का पार्ट है, पानी हिस्सा होता है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पानी रह जाएगा वहां पे, और CO2 जो कि टॉक्सिक गैस है वो आपके सेल से निकल करके ब्लड से होते हुए आपके एल्वेलाई में चला जाता है। समझ में आया किस तरीके से ये प्रोसेस होता है? अब ये तो आपका पुराना वाला प्रोसेस को मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताने वाली थी, देखना। लगातार ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ने के चलते यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अपने बाइंडिंग एफिनिटीज की वीक हो जाती है, पीछे ही बताया, और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी वीक होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होने लगता है इस हेमोग्लोबिन से। यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला गया, फिर ये वाला वीक हुआ तो ये भी चला गया, फिर ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड में धीरे धीरे चला गया, और ये ऑक्सीजन आकर के इस जो आपके हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कार्बामिनो हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होने लगे, वो टूटने लगे, इसको हम लोग हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाल्डेन इफेक्ट कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। मैं इसका डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, लेकिन पहले आप सुन लो, इसको हाल्डेन इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर है क्या? और ये आपके कहां पर होता है? तो ये आपके एल्वेलाई के लेवल पर या लंग के लेवल पर होता है। समझ गए बात को? चलो, यही इसका एक दूसरा पार्ट देख लो। आपका जो सेल है आरबीसी जो है, मतलब रेड ब्लड सेल जो है, ये जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो हार्ट के थ्रू होते हुए घूमते घुमाते कभी ना कभी तो ये सेल के पास पहुंचेगा, ऑर्गन टिश्यूज के पास पहुंचेगा। चलो, यहाँ पहुंच गया ये, ठीक है। और ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके भीतर जो हेमोग्लोबिन है, इसके सारे जो सेंटर्स हैं उसके साथ कौन बाइंडेड है भाई? तो ऑक्सीजन बाइंडेड है। सही है, इसमें आपको ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड है। सही है। अब देखना जरा, यहां पर जब ऑक्सीजन पहुंचा था, याद करो क्या हुआ था, बस सब कुछ हो गया, थोड़ा सा मुझे यहाँ बताना है। जब ऑक्सीजन यहाँ पर आपके बाइंड था, यहाँ पर सेल के भीतर CO2 का लेवल बढ़ा हुआ था, याद होगा अगर आपको तो। CO2 का लेवल क्या हो रखा था? बढ़ा हुआ था। इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 45 था, जबकि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका CO2 का लेवल जो था वो बहुत कम था, इसका प्रेशर जो था वो सिर्फ 40 था। तो ये CO2 धीरे धीरे यहाँ से आपके ब्लड प्लाज्मा में आया, पहले वहां डिसॉल्व हो गया, फिर वहां से CO2 आपके आरबीसी के भीतर घुसा, वहां पर बाइकार्बोनेट आयन बना लिया, और फिर उसमें से भी कुछ CO2 यहाँ चला आया। सही है। तो कॉन्टिन्यूसली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा एक और चीज, CO2 जब यहाँ आया तो आकर के ग्लोबिन चेन से लगा। सही है, जा करके ग्लोबिन चेन से लग गया। साथ में जब बाइकार्बोनेट आयन बनाया तो यहाँ पर H प्लस का फॉर्मेशन हो गया। सही है क्या? यहाँ पर ये जब ये बाइकार्बोनेट आयन बनाया तो यहाँ पर H2CO3 और ये H2CO3 जो है ये H प्लस और HCO3 माइनस आयन बनाया। ये जो H प्लस है ये भी जाकर के इससे अटैच हो गया। सही है। तो यहां पर क्या बोला मैंने कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ने से कार्बामीना हेमोग्लोबिन का टूटना, डिसोसिएशन हुआ कार्बामीना हेमोग्लोबिन का। समझ में आ रहा है? इसको हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। जबकि यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ने से, यहां पर इसमें देखना, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ने से आपका जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो यहां पर बना हुआ है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ना, इसका डिसोसिएशन होना, इसका टूट जाना। समझ में आ रहा है? और ये कहां पर होगा? टिश्यू लेवल पर होगा। ये कहां होगा? लंग लेवल पर होगा। टिश्यू लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बढ़ने के चलते ऑक्सी हेमोग्लोबिन का टूटना, इस प्रोसेस को हम लोग बोर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोर इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो हाल्डेन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है लंग लेवल पर, और जो बोर इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है टिश्यू लेवल पर। ठीक है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, जिससे CO2 का कह रही हूँ, O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, जिससे कार्बामीना हेमोग्लोबिन टूटता है। यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, जिससे ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूटता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स थे बोर्स इफेक्ट के और हाल्डेन इफेक्ट के। ठीक है,
अब एक आखिरी, और इसका मुझे डेफिनेशन लिखना है तो मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। देखो, तो ये मैंने बोर इफेक्ट और हाल्डेन इफेक्ट के बीच में डिफरेंस लिख दिया है, ठीक है। डिफरेंस नहीं, दोनों के बारे में पॉइंट्स है एक्चुअली, ठीक है। यही बात बताया भी था तुमको मैंने कि जो आपका हाल्डेन इफेक्ट है वो एल्वेलाई के लेवल पर होता है, जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता है, जिससे ऑक्सीजन की एंट्री होती है, तो आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन लिखा हुआ है, और जो कार्बामीना हेमोग्लोबिन है वो लगातार टूटते जाते हैं, और इसको हम लोग हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। जबकि यहीं पर अगर मैं बात करूं टिश्यू लेवल पर, तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो लगातार इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूटने लगते हैं, और आपका जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और इस प्रोसेस को बोर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको तुम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ये प्रॉपर तरीके से तुमको याद करने में भी हेल्प करेगा। क्लियर है क्या? P50 के बारे में बात करेंगे हम लोग। P50 वैल्यू, ठीक है, छोटा सा चीज है, सुन लो। इसका डेफिनेशन होता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which 50% hemoglobin is saturated. 50% hemoglobin is saturated is called P50 वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, छोटी सी चीज है बस। क्या बोला मैंने कि वो प्रेशर का वैल्यू, ऑक्सीजन के उस प्रेशर के वैल्यू की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जिसपे 50% हेमोग्लोबिन क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ जाता है। जैसे मान लो कि एक जगह, एक कंटेनर के भीतर हमने कुछ हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, सही है। अब हमने शुरुआत में प्रेशर दिया, तो सारे हेमोग्लोबिन्स का एक एक जो बाइंडिंग साइट है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, ठीक है। फिर हमने प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाया, और चूंकि तुमको पता है कि हेमोग्लोबिन में 4 बाइंडिंग साइट्स होती है एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, हमने थोड़ा प्रेशर और बढ़ाया, और चारों के चारों कह रही हूँ, सारे के सारे हेमोग्लोबिन में जो दूसरा वाला बाइंडिंग साइट्स है वो भी आपको ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। अब सोच कर देखो, 4 बाइंडिंग साइट अगर हो एक हेमोग्लोबिन का, तो उसका 50% कितना होगा, 2 बाइंडिंग साइट। मतलब जब किसी प्रेशर पर कोई ऐसा पॉइंट जहां पर तुमने जो प्रेशर अप्लाई किया, उससे हर एक हेमोग्लोबिन के अंदर उसका 2-2 बाइंडिंग साइट क्या हो, ऑक्सीजन से जुड़ जाए, करीबन करीबन उस पॉइंट को, उस प्रेशर की वैल्यू को हम लोग P50 वैल्यू कह सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने कि 50% हेमोग्लोबिन के सैचुरेट होने का मतलब क्या है। समझ में बात आई तुमको? 4 बाइंडिंग साइट में से 2 बाइंडिंग साइट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं हर एक हेमोग्लोबिन के भीतर, हर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस केस में उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, P50 वैल्यू कहेंगे। अब इसका मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो 2 कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन है जहां पर तुमने प्रेशर की वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 19 mm ऑफ Hg, 19 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो तुम्हारा P50 वैल्यू, सॉरी, मतलब तुम्हारा 50% हेमोग्लोबिन जो था वो सैचुरेट हो गया, मतलब तुमको P50 वैल्यू मिल गया। ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिसपे 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाए, तो सारे हेमोग्लोबिन का, जितने हेमोग्लोबिन वहां पे मौजूद थे, उन सारे हेमोग्लोबिन के 2-2 बाइंडिंग साइट्स ऑक्सीजन से जुड़ गए, ठीक है। अब ये 19 mm ऑफ Hg जो है वो वहां का, उस पॉइंट का P50 वैल्यू है। समझ पाए बात को? दूसरा कंडीशन है एक, जहां पर मैं प्रेशर दे रही हूं और मैंने प्रेशर दे करके करीबन करीबन 45 mm ऑफ Hg मैंने सप्लाई कर दिया, मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूं, इसको दिल से नहीं लेना है। 45 mm ऑफ Hg मैंने वहां पर सप्लाई किया, 45 mm ऑफ Hg मैंने प्रेशर दिया, और तब जाकर के वहां पर आपका जो जितना भी हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसका जो 2-2 बाइंडिंग साइट है वो जाकर के सैचुरेट हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो तुम देख सकते हो एक जगह का जो P50 वैल्यू है वो आपको 19 है, वहीं दूसरी जगह का जो P50 वैल्यू है वो 45 है। सही है क्या? तो तुम पहले तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई, मतलब P50 का वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डिसाइड करती है कि P50 का वैल्यू क्या होगा। एक बात। दूसरी बात कि जो पिछला केस है वहां पर अगर तुम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाओगे, अगर ऑक्सीजन, पीछे तुमको मैंने ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व समझाया था, अगर कर्व बनाओगे तो वो कर्व लेफ्ट साइड में ज्यादा टिल्टेड होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा फेवर हो रहा है ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए, बहुत ही कम ही प्रेशर में ज्यादा ऑक्सीजन कंबाइंड हो जा रहे हैं हेमोग्लोबिन के साथ।
समझ में आ रहा है? जबकि दूसरी जगह पे अगर तुम ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाओगे तो वो कर्व तुम्हारा राइट साइड में ज्यादा टिल्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर तुमको उतने ही ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हेमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा प्रेशर ऑक्सीजन का सप्लाई करना पड़ रहा है। उतना ज्यादा जब प्रेशर तुम अप्लाई करते हो तब जाके उतना ही तुमको 50% ही तुमको सेचुरेट होता है। क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर दो जगह पर जो कर्व आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, दोनों जगह पर जो सिचुएशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और P50 की वैल्यू फिक्स नहीं होती, हर जगह पर अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो आई थिंक तुमको सारी बातें अब मेरी क्लियर हो गई होंगी, जितनी बात मैंने तुमको समझाई है वो तुमको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। एक यहाँ पर और छोटी सी बात जो आपके लिखी, अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ पे तुम समझ भी तो गए ना कि जो P50 वैल्यू है वो पिछले वाले केस में ज्यादा ऑक्सीजन की वहां पर एफिनिटी हेमोग्लोबिन के साथ या कम एफिनिटी है? ज्यादा एफिनिटी है ना, तो P50 की वैल्यू वहां कम थी, 19 थी, तो ज्यादा एफिनिटी थी। P50 की वैल्यू जहां पर ज्यादा है वहां पर कम एफिनिटी है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ लगने का। तो P50 जो होता है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन। सही है, हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की एफिनिटी जहां पर जितनी ज्यादा होगी वहां का P50 वैल्यू उतना कम होगा। समझ गए? तो ये एक बात आपके बुक में कहीं कहीं लिखी रहती है, तो ये वाली बात भी छूट रही थी तो मैंने बता दिया। सही है, चलो अब कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई बात दोबारा समझना हो तो भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकती हूँ। अब जितना भी चीज मैंने यहाँ लिखा था उन सबको कॉपी में नोट्स बनाओगे, सारा कुछ अच्छे से पढ़ लोगे एक बार, ठीक है, वीडियो को दोबारा सुन करके अच्छे से उसको क्लियर कर लोगे, और एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं भूलोगे। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ऑलमोस्ट लास्ट पर पहुंच चुके हैं, तो तुम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जितना टॉपिक पढ़ा दिया है, और तुमको इससे क्लैरिटी होने लगेगी कि हम लोग जितना कुछ पढ़े वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है। सही है क्या? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की बात करते हैं। थैंक यू।